हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही है इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स। किसी भी सेमेस्टर के लिए भाई, आप जिस भी सेमेस्टर में हो वो मैटर नहीं करता, बस अपना जो देख लेना कि आप क्या बोलते हैं, जो आपकी बुक है वो डीएससी या फिर माइनर वालों के लिए होनी चाहिए। जो कंपलसरी वाली बुक है ना उनके लिए, ठीक है भाई। चालू करते हैं। तो आपका आता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड करता है एक देश किसी दूसरे देश के साथ, उसमें जो भी ट्रेड होता है उसको कैसे कंपनसेट किया जाना चाहिए, या फिर कैसे प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि आप कितना सामान कितना प्रोड्यूस करोगे, उसके बारे में आप सीखने वाले हैं यहाँ पे। सिंपल सर। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात सर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई नोट्स परचेज करना चाहता है तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा अमाउंट होता नहीं सर, 150 के आसपास हम अमाउंट रखते हैं। हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिल जाए उस टाइम पे कांटेक्ट करने के लिए। तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे और आराम से नोट्स परचेज कर लो। सिंपल सर। चलो भाई चालू करते हैं। आज का चैप्टर आता है दूसरे टॉपिक में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, आपको बस 3 कंसेप्ट समझने हैं और वो कंसेप्ट समझते के साथ ही आपका चैप्टर खत्म। नाम आता है बेसिक्स ऑफ ट्रेड, दूसरा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, और तीसरा आखिरी आता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। बस ये 3 कंसेप्ट आपको समझने हैं, जिसके बाद आपका चैप्टर खत्म। तो चालू करते हैं। बेसिक्स ऑफ ट्रेड क्या आता है? तो बेसिक्स ऑफ ट्रेड करने से पहले आपने एक छोटा सा कंसेप्ट समझा था कभी आपने पिछले चैप्टर में, क्योंकि दूसरा चैप्टर है, एक चैप्टर पहले बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आपने नहीं देखा हो तो, ठीक है भाई। तो जो पहला चैप्टर था ना, पिछला चैप्टर, उसका नाम था, नाम बता रहा हूं, टॉपिक, हाँ वहां पे टॉपिक था एक पीपीसी का। किसका टॉपिक था? पीपीसी का टॉपिक। तो आपने पिछले चैप्टर में पीपीसी पढ़ा होगा। तो पीपीसी के टॉपिक के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसके बारे में समझते हैं बेसिक कंसेप्ट में। क्या टॉपिक का नाम आता है? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन। आपको पता होगा जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और दूसरे होते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल से, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन और एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अटेनेबल कॉम्बिनेशन बताता हूं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पे मैं प्रोडक्शन करके अटेन कर सकता हूं अपने आउटपुट को। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पे मैं जो प्रोडक्शन करने के बाद आउटपुट आता है उसको अटेन नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पीपीसी है। क्या है ये हमारा? पीपीसी छोड़ो, ये मानो ये है मेरा खेत। सिंपल सा, मेरा घर ये रहा और ये है पूरा मेरा इतना बड़ा खेत। सिंपल सा। चलिए अब यहां पे खेती करके देखो, पीपीसी यानी कि मेरा खेत, तो मैं अपने देश के अंदर अपने खेत में जहां पे मैं खेती करके अनाज प्राप्त कर सकता हूं उसे हम बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जहां पे मैं खेती करके अनाज प्राप्त नहीं कर सकता उसे हम बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर ये है और ये मेरा खेत है, क्या मैं अपने खेत में यहां पे इस जगह पे खेती कर सकता हूं? हाँ जी, क्योंकि मेरा खेत के अंदर ही है पॉइंट, तो इसे हम बोलेंगे क्या? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या मैं इस पीपीसी में इस जगह पे खेती कर सकता हूं? डी पॉइंट पे। हाँ जी, खेत के अंदर ही पॉइंट है, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे हम? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल। अब मान लो मैं इस पीपीसी के ऊपर क्या इस पॉइंट पे खेती कर सकता हूं? लाइन के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि लाइन भी मेरे खेतों के अंदर ही आती है, तो हम चाहे तो आराम से खेती कर सकते हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या मैं इस जगह पे लाइन पे खेती कर सकता हूं? डी पॉइंट पे। हाँ जी, क्योंकि लाइन के ऊपर ही खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी अटेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को, आउटपुट को। सिंपल से, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या मैं यहाँ पे खेती कर सकता हूं? नहीं भाई, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये पीपीसी से बाहर चला गया, ये हमारे देश से बाहर चला गया, ये हमारे खेत से बाहर चला गया पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं क्या? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। या फिर ये वाला जो प्रोडक्शन पॉइंट है ये भी क्या है? हमारे पीपीसी से बाहर, हमारे देश से बाहर, तो ये भी क्या बन गया? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? जहां पे मैं प्रोडक्शन करके आउटपुट को प्राप्त कर सकता हूं, अटेन कर सकता हूं, वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जहां पे मैं आउटपुट को प्राप्त नहीं कर सकता वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इतना सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बढ़िया। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? ये वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमेशा ही या तो ऑन द पीपीसी होते हैं, यानी पीपीसी के ऊपर होते हैं, या फिर इनसाइड द पीपीसी होते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो या तो ऑन द पीपीसी होते हैं या फिर इनसाइड द पीपीसी होते हैं। और अनअटेनेबल हमेशा ही होते हैं आउटसाइड द पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर जो पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। सिंपल सर। अब अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो होते हैं इनमें भी 2 पॉइंट आते हैं। एक वो पॉइंट जहां पे हम करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी।
क्योंकि जब हम पीपीसी बनाते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहली चीज रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। इसलिए हम यहाँ पे भी जब पीपीसी ड्रॉ करेंगे तो हमें दो चीजें चाहिए, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। और जहां पे हम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का अटेनेबल तरीके से, यानी कि फुल तरीके से यूज कर रहे हो, अच्छे तरीके से पूरा प्रयोग कर रहे हो, तो वो बन जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट। दूसरा आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जहां पे हम अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग नहीं करते, कम यूज करते हैं या फिर अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, या फिर हम उसे बोलते हैं क्या, अंडर यूटिलाइजेशन का पॉइंट। इतना सिंपल। एक बार समझते हैं, देखो अटेनेबल पॉइंट बस यही होते हैं, चार ABCD, या तो पीपीसी के अंदर होंगे या फिर पीपीसी के बाहर होंगे। इन्हीं में से कुछ होंगे फुल यूटिलाइजेशन वाले और कुछ क्या होंगे, अंडर यूटिलाइजेशन वाले। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इनमें से कौन सा फुल यूटिलाइजेशन है और इनमें से कौन सा अंडर यूटिलाइजेशन है। जैसे देखो, ये है मेरा घर और मैं अपने घर से, ये मेरा पूरा खेत है, तो मैं ए पॉइंट पे खेती कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं इतने जगह पे खेती कर रहा हूँ, बाकी एरिया क्या है, खाली पड़ा हुआ है। क्या मैं वहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, नहीं, यानी मेरी जमीन खाली पड़ी हुई है, वेस्ट जा रही है, यानी मैं अपनी जमीन का क्या फुल यूज कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी जमीन का रिसोर्सेज का क्या कर रहा हूँ, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये जो ए पॉइंट है ये शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ये पॉइंट को। अब जैसे देखिए ये बी पॉइंट मतलब हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं, यानी हम इतने लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या ये जमीन क्या है, खाली पड़ी हुई है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी अपनी जमीन को वेस्ट कर रहा हूँ, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा हूँ। सिंपल। अच्छा, अब ये सी पॉइंट देखो, मैं अपने घर से इतनी दूर क्यों जा रहा हूँ, पूरी लाइन पे किनारे तक खेती करने के लिए, क्योंकि ये सारी जमीन भर चुकी होगी, या यहाँ पे कोई खाली जमीन पड़ी है खेती करने के लिए, नहीं पड़ी हुई। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मैं अपनी जमीन का पूरा यूज कर रहा हूँ। डी पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्योंकि वो लाइन के ऊपर है, तो मैं अपनी जमीन का पूरा यूज कर रहा हूँ, तो वो भी क्या बन गया, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ई पॉइंट को क्या बोलेंगे, ई पॉइंट को क्या बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन या फिर क्या बोलते हैं, फुल यूटिलाइजेशन। वो कह रहा है भैया कुछ भी नहीं, सही बात है भाई, इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं खेती कर ही नहीं सकता। ये कौन सा पॉइंट है, ये है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, अनअटेनेबल, जहां पे मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो अटेनेबल और अनअटेनेबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, और उसके बाद फुल यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन में कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस, तो इस कंसेप्ट समझना था जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है बेसिक ऑफ ट्रेड का, यानी आपने बेसिक समझ लिया कि ट्रेड करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को पीपीसी पे जाना है, तो हर इकोनॉमी कहां पे रहना चाहेगी, या पीपीसी के बाहर। भाई पीपीसी के बाहर तो कोई इकोनॉमी होती नहीं, क्योंकि मैं किसी दूसरे के देश में जाके खेती थोड़ी ना कर सकता, मेरे को अपने देश में खेती करनी पड़ेगी। तो या तो इकोनॉमी रहेगी पीपीसी के अंदर, या फिर पीपीसी इकोनॉमी रहेगी कहां पे, पीपीसी के ऊपर। सिंपल। हाँ, तो याद रखना, इनको हम बोलते हैं एक्चुअल या आउटपुट। यानी जो एक्चुअल में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादातर इकोनॉमी पीपीसी के अंदर ही होती है, तो इसलिए बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। हर इकोनॉमी चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज का पूरा यूज करे, यानी कि वो कहां पे रहना चाहती है, हर इकोनॉमी लाइन के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आउटपुट, यानी कि कितना आउटपुट हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हर इकोनॉमी चाहती है अपने रिसोर्स का पूरा यूज करना, तो इसी भी चीज का वेस्ट नहीं करना चाहता हर कोई, पर कोई चाहता है वो कहां पे रहे, पीपीसी के ऊपर। क्या हर इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर होती है, नहीं, हर इकोनॉमी कहां पे होती है, पीपीसी के अंदर। तो यानी कि उनका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है किनसे, एक्चुअल आउटपुट से ज्यादा होता है, या हमेशा किससे, एक्चुअल आउटपुट से। ठीक है भाई, तो ज्यादा होगा और ये नीचे वाला कम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, परफेक्ट तरीके से। अब देखिए ध्यान से, अब इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब होता है हम गुड वाई बना रहे हैं इतना और गुड एक्स बना रहे हैं इतना। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको मेरे को समझाना था। अब समझते हैं दूसरा। अब ये दो थ्योरी है जो कि हमारे देश में जो इकोनॉमिस्ट पाए जाते हैं ना, उन्होंने दो थ्योरी दी है कि कौन से देश को कौन सा चीज होगा ट्रेड करना चाहिए। उस थ्योरी के बारे में हमको पढ़ना है इन दो थ्योरीज के अंदर। जैसे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, और दूसरी होती है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं, डेविड रिकार्डो ने दी थी। तो उन दोनों थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। सिंपल। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। ठीक है भाई, बढ़िया। तो जिसको नोट करना है भाई करिए फटाफट से नोट, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है। तो टॉपिक का नाम आता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी को लिखा था सर एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कब लिखा था सर, 1776 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, उसमें इस थ्योरी के बारे में जिक्र किया था। इस थ्योरी का मतलब क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। कोई भी अगर इकोनॉमी है ना,
उस इकोनॉमी को अपनी कैपेसिटी के बारे में देखना चाहिए। हर इकोनॉमी दो तरीके से, मतलब मान लेते हैं दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का नाम है फूड और एक प्रोडक्ट का नाम है क्लॉथ। सिंपल सा, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में यूज किया था वो वर्ड, तो उन्होंने वर्ड यूज किया था। जैसे कि दो तरह की थ्योरी है, दो तरह की इकोनॉमी है। एक यूज करती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, लेबर इंटेंसिव यानी लेबरों से काम करवाती है जहां पे लेबर इंटेंसिव, ठीक है भाई। और दूसरी यूज करती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। यानी एक देश ऐसा है जो मशीनों से ज्यादा काम करवाता है और एक देश ऐसा है जो कि किससे ज्यादा काम करवाता है, लेबरों से ज्यादा काम करवाता है। तो हमें किस तरह से काम करवाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। क्योंकि देखो बेसिक लाइफ के लिए आपको दोनों चीजों की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक देश है, जैसे इकोनॉमी ये वाली है, इसको जरूरत है फूड की और इसको जरूरत है क्लॉथ की, ठीक है। अब ये किसी भी चीज का यूज करे, मैं एग्जांपल अच्छा देता हूं ताकि बुक में वाला जो एग्जांपल है वो आपको समझ पाओ। इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, इन्होंने लेबर और कैपिटल का एग्जांपल दिया था, मैं फूड और क्लॉथ का एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक देश है जिसका नाम है एक्स और एक देश है जिसका नाम है वाई। अब जैसे एक्स देश है, इसमें ये जब फूड बनाता है तो ये बना पाता है 75 यूनिट्स का, क्योंकि इसके पास जो लेबर है वो क्लॉथ बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है। जो लेबर है इनके पास वो कपड़े बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट है, वो खाना उगाने में उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो जब ये लेबर है, ये वाला जो देश है, एक्स वाला जो देश है, वो फूड बनाता है तो प्रोडक्शन होता है 75 का, लेकिन वहीं पे जब ये मतलब कपड़े बनाता है तो प्रोडक्शन होता है 100 का। सिंपल, क्योंकि ये गरीब देश है, जब ये कपड़े बनाता है तो ज्यादा का प्रोडक्शन करता है और खाना बनाने के समय पे 75 का प्रोडक्शन करता है। सिंपल। तो बेसिक नीड के हिसाब से अब देखो ये वाला जो देश है वो क्या बनाने के बारे में ज्यादा सोचेगा, फूड के बारे में या फिर क्लॉथ के बारे में। ऑब्वियसली बात है भाई, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन में प्रॉफिट होगा हर देश वही बनाना चाहता है, तो ये लोग क्लॉथ बनाने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है आप वो चीज का प्रोडक्शन करो जिसमें आपको ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, एब्सोल्यूट कॉस्ट पे एडवांटेज मिलता है आपको। सिंपल। तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि ज्यादा आउटपुट बना रहे हो तो इसका प्रोडक्शन करना चाहिए। अब जैसे दूसरी इकोनॉमी मान लेते हैं वाई है, जो कि ये मान लेते हैं ये बना रही है 100 क्वांटिटी इसकी और ये बना रही है 50 क्वांटिटी इसकी, तो इसको क्या बनाना चाहिए, इसको वाई बनाना चाहिए। सिंपल सर, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वांटिटी इसकी बन रही है और इसको वाई का प्रोडक्शन मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करना चाहिए। इतना सिंपल। और फिर देखो इन्होंने 100 क्वांटिटी बनाया, इन्होंने 100 क्वांटिटी बनाया और फिर उसके बाद दोनों के पास फालतू क्वांटिटी बना चुके हैं, अब आपस में ट्रेड कर लेंगे। इस थ्योरी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। क्या बोलते हैं सर इसे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब जब एडम स्मिथ ने यूज किया था इस मेथड का, एडम स्मिथ ने यूज किया था लेबर और कैपिटल वाला मेथड एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाए। एक बार उससे समझते हैं क्या कहते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ सर कहते हैं सर कोई भी इकोनॉमी ना दो तरीकों से प्रोडक्शन करती है, एक लेबर से और एक करती है वो कैपिटल से प्रोडक्शन। अब मान लो एक देश है एक्स, वो यूज करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वो बनाता है 150 क्वांटिटी आउटपुट, किसका यूज करके, लेबर का यूज करके। लेकिन वहीं पे अगर वो मशीनों से काम यूज करवाता, मशीनों का यूज करता, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता, तो वो 200 क्वांटिटी आउटपुट बना पाता, मशीनें ज्यादा बना पाती इसलिए। वहीं पे एक देश थोड़ा सा अमीर है, जैसे मान लो एक वाई देश है थोड़ा सा अमीर है, वो लेबर से काम करवाता है तो उसका सामान जो क्वांटिटी बन के आती है वो आती है 200 क्वांटिटी बन के। सिंपल। वहीं पे अगर वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करता, अगर वो भी मशीनों का यूज करता, तब आउटपुट बन के आता 240 का। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल अगर लेबर का यूज करें दोनों के दोनों देश, तो कितना आउटपुट बन के आएगा, ये बन के आएगा 350 का आउटपुट, देश में 350 का आउटपुट होगा। और अगर दोनों के दोनों कैपिटल का यूज करें तो फिर कितना आउटपुट बन के आएगा, ये बन के आएगा 440 का आउटपुट। सिंपल। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है जिस चीज में आपको एडवांटेज हो उसका यूज करो, यानी एक्स को एडवांटेज हो रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, मशीनों का यूज करने में, तो उसका यूज करो। वाई को एडवांटेज हो रहा है इसका यूज करने में, कैपिटल का यूज करने में, मशीनों का यूज करने में, तो मशीनों का यूज करो। सिंपल सर। ये थ्योरी कौन सी कहती है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। कौन कहता है, एडम स्मिथ कहते हैं। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि यहां पे हम कंपेयर नहीं कर रहे कि इसको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे हम अपने ही देश के दो लेबर या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में देख रहे हैं, या फिर किसी दो प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं। किसी एक देश का दूसरे देश से कंपेयर नहीं किया जा रहा। सिंपल। लेकिन अब दूसरे जो सर आते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लेके, वो सर है सर डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने अपनी थ्योरी दी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की, और ये कहते हैं कोई भी जो देश है ना वो अकेला नहीं होता, उसको ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपको जो भी प्रोडक्शन करना है वो डिपेंड करता है कि दूसरे देश क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिंपल, समझ में आया? हाँ जी।
तो इस तरीके से आप हमेशा ही ये कैपिटल का यूज करें और ये कैपिटल का यूज करें तो फिर लेबर तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, सिंपल सा, और आप उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, सिंपल। हाँ जी, और मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लेबर से ही बन सकता है तो वो तो किसी भी देश में नहीं बनेगा, सिंपल है सर। हाँ जी, तो इस वजह से डेविड रिकार्डो कहते हैं आपको यूज करना चाहिए कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब इस थ्योरी में कैसे वर्क किया जाता है, कैसे काम किया जाता है? डेविड रिकार्डो सर कहते हैं जो एक्स देश है, मान लो किसी एक काम में अच्छा है, जैसे कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा अच्छा है तो वो उसका यूज करें। अगर कोई देश है जो वाई देश है वो यूज मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा अच्छा है तो वो उसका यूज करे, सिंपल। लेकिन ये सेम बात तो ये भी कह रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे थे, एक चीज इन्होंने एक एक्स्ट्रा करी है। क्या बोला इन्होंने एक्स्ट्रा? अगर कोई देश ऐसा है जो लेबर में ज्यादा एफिशिएंट है और कैपिटल में कम एफिशिएंट है, लेकिन वहीं पे दूसरा जो देश है वो थोड़ा सा अमीर है, मतलब इसका डबल अमीर है, और उनमें जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो ज्यादा अच्छी है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बेकार है उसकी। देखो इसमें भी कैपिटल लेबर अच्छी है, इसमें भी लेबर अच्छी है, इसमें कैपिटल बेकार है, इसमें भी कैपिटल बेकार है, दोनों में सेम सेम है। तो क्या इसको लेबर का यूज करना चाहिए और इसको भी लेबर का यूज करना चाहिए? ये कहती है कौन सी? एब्सोल्यूट एडवांटेज, जब अपने बारे में देखते हैं। लेकिन ऐसे केस में ये अमीर देश है तो कौन अगर लेबर का यूज करेगा तो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा? तो ये वाला देश है जिसके पास ज्यादा लेबर होंगे, ज्यादा पैसा होगा इनके पास, तो इनको यूज करना चाहिए किसका? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। इनके पास लेबर जो कम है उनसे कोई फायदा है नहीं तो फिर ये लोग यूज कर ले कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, सिंपल सर। मेरे को लग रहा है इस वाली थ्योरी में थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिखा जाता है, तो हम इस वाले टॉपिक से करेंगे तो कंपैरिजन एक बार अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से। तो एक बार समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसी एग्जांपल को लेके, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जांपल से चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आती है ना भाई, इसीलिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाली चीज है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं लेबर से तो 150 बनेगा, कैपिटल से बनाएंगे तो 200 बनेगा, इतना समझ में आ गया। वाई बना रहे हैं 200 बनेगा, 240 बनेगा। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहती है? डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, समझिए ध्यान से क्या कर रहा हूं। डेविड रिकार्डो की थ्योरी कहती है जो एक्स देश है, एक्स देश है, बताओ उनपे कितना कंपैरेटिव एडवांटेज है। क्या निकालना है आपको? कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें? लेबर ओवर कैपिटल में, यानी कि लेबर यूज करते हैं कैपिटल के ओवर, मतलब कैपिटल की जगह हम लेबर का यूज करें तो कितना एडवांटेज होगा? तो इसका मतलब होता है 150 लेबर बटे में 200 कैपिटल, यानी कि लेबर और कैपिटल का हम देख रहे हैं कंपैरिजन, तो इसमें किसमें ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है? तो यहाँ पे हो गया 150 बटे में 200, ठीक है। वहीं पे अगर हम कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं मतलब कि एक्स की ही किसके कंपैरिजन में? कैपिटल ओवर लेबर में, तो ये आ जाएगा 200 बटे में 150, सिंपल। ये है कंपैरेटिव स्टडी में केवल एक्स के बारे में डिटेल, ये कंपैरेटिव एडवांटेज निकाला हमने लेबर के हिसाब से और एक बार कैपिटल के हिसाब से। एक बार देखते हैं एक्स के हिसाब से, सॉरी वाई के हिसाब से। वाई के हिसाब से हम देख रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, वो भी किसका? लेबर ओवर कैपिटल। तो ये कितना आएगा? तो लेबर है वाई का कितना? 200 बटे में 240, तो ये जाएगा 200 बटे में 240। और यहाँ पे अगर देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज वो भी किसका? कैपिटल ओवर लेबर का, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यह आएगा 240 बटे में 200। अब ये देखो ये है लेबर का, ये भी है लेबर का, एक्स और वाई के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्स और वाई के हिसाब से जो रेशियो बन के आ रहा है ये बन गया 150 अपॉन में 200, और ये बन रहा है 200 बटे में 240। अब इस थ्योरी के हिसाब से जो ये है डेविड रिकार्डो, ये कहते हैं जिनकी कॉस्ट कम पड़ेगी, जैसे कि आप देखोगे जब कंपैरिजन करोगे ना इन दोनों का तो आपको पता चलेगा इसकी जो कॉस्ट है ना वो कम है, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इससे कम है, तो जिसकी कॉस्ट कम है ना उस इंडस्ट्री को वो बनाना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से किसकी कॉस्ट कम है? यहाँ पे लेबर की कॉस्ट कम है, यहाँ पे सिंपल से बनाने की बताता हूँ कैसे। जैसे कि इनका कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, काट के कितना लिखेंगे? 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटना 5 15, 5 चौक 20, 3/4। इसको काटेंगे तो चलते हैं 4 5 से 20, 4 6 24, 5/6। अब इसको कंपैरिजन करेंगे तो 4 3 12, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये जाएगा 9 बटे में 12, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से तो 10 बटे में 12। तो मैंने नीचे वाली वैल्यू बराबर कर ली इससे। अब ऊपर वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे कॉस्ट किसकी कम आ रही है? इसकी कम आ रही है, ये 9 रुपए में बना रहा है, मतलब लेबर जो है वो 9 लगेंगे तो कैपिटल कितनी लगेगी? 12। तो यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ रही है, तो इसको एक्स वाले देश को किसका प्रोडक्शन करना चाहिए? इसका। सेम इसी तरीके से जब इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो कहां पे कॉस्ट कम पड़ेगी तो आपको पता चलेगा, यानी कि 200 बटे में 150 और इसका 240 बटे में 200। जब आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी कॉस्ट कम है, तो जिस चीज की कॉस्ट कम है उसको वो बनाना चाहिए, यानी कि इस वाले देश को ये वाला बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? कम बढ़ रही है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी में आपको जिसकी कॉस्ट कम पड़ रही है आपको वो बनाना चाहिए कंपैरिजन के हिसाब से,
सिंपल। इससे क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। अब सोचिए ध्यान से, टोटल आउटपुट ऐसे बन रहा था, अगर ये वाला देश बनाएगा लेबर से तो कितने आउटपुट बन के आएगा, आउटपुट मतलब कि आपको लेबर से यूज करेंगे तो कितना आउटपुट बनेगा 150। और अगर ये वाला देश इसका यूज करेगा 240 का कैपिटल गुड्स का, मशीनरी का, तो कितना आउटपुट बन के आएगा, टोटल मिला के देख लो, ये हो गया 200, 300, 390, तो आउटपुट कितना बन गया 390। सिंपल सर, यहाँ पे आपको एफिशिएंट आउटपुट भी मिल गया और ना ज्यादा बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ज्यादा कम है, आपको एफिशिएंट आउटपुट मिल गया और यहाँ पे आपको लेबर और मशीनरी दोनों का यूज हो रहा है। सिंपल, जिसको लेबर वाले प्रोडक्ट चाहिए तो लेबर वाले देश में चले जाओ, जिसको मशीनरी वाले प्रोडक्ट चाहिए मशीनरी वाले प्रोडक्ट में चले जाओ, और आपस में जिसको ट्रेड करना होगा वो ट्रेड भी कर सकता है, क्योंकि एक के पास लेबर वाले प्रोडक्ट है और एक के पास मशीनरी वाले प्रोडक्ट है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा, डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। और यहाँ पे छोटा सा चैप्टर था कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, यहाँ पे होती है खत्म आपकी। सिंपल सर, इस चैप्टर के अंदर से बस खाली अब जब यूजीसी नेट की तैयारी करोगे ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बस एक नंबर में कि ये वाली थ्योरी किसने दी है, ये वाली थ्योरी किसने दी है, ठीक है, या फिर कौन से सन में ये वाली थ्योरी आई थी वो बता दो, आपको टाइम पीरियड बताना है, किस में किस पे फोकस किया जाता है, एक में कंपैरिजन में एक एब्सोल्यूट एडवांटेज पे, ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ना के बराबर ही आते हैं इसमें से, ठीक है। फिर भी आप एक बार पढ़ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब पे पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है, सच में दिल से थैंक यू आपको, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो भाई आपने पहले से लाइक कर रखा था, ठीक है। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं भाई, हम भी यही हैं, आप यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से कर दियो बाद में, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, ठीक है भाई। चलिए, हाँ एक चीज और, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा अमाउंट रखते नहीं सर, 150-200 के आसपास अमाउंट होता है। डिस्काउंट जो भी आप देखोगे ना उस टाइम पे डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप फोन करोगे कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट अगर मिल जाता तो फिर बढ़िया, बेस्ट है आपके लिए, आप नोट्स परचेज कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा बुक के कंपेरिजन में, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। और कोई भी आपके डाउट्स हो तो भाई पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं कुछ तो कमेंट में आ जाना फिर, ठीक है भाई, वहां पे मिलते हैं। तो टाटा बाय बाय, जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना।